हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 12th जून और आज हम 12th ऑफ जून के बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आज चार पांच खबरें हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं और कुछ थोड़ी सी ठीक ठाक खबरें थी जो मुझे लगा लेनी चाहिए तो मैंने ले ली हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो तो ली हैं, और जो थोड़ी मोड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसके ऊपर थोड़े से डाउट थे मेरे को कि ये ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं पर नहीं भी आ सकते हैं। मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि 60-40 का रेशियो था, 60% चांस है आने के, 40% चांस है नहीं आने के, तो मैंने उनको भी ले लिया है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है कि हाँ भैया 100 में से 80-85%, 90% चांसेस होते हैं उनके आने के, तो वो तो आपको 100% करना है। आपको वैसे सारे क्वेश्चंस जिसके परसेंटेज 40 या 30 से भी ऊपर है वो सारे कवर करने हैं, राइट। तो मैं तो यहाँ पे फिर भी 60 वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 50-50 वाले तो वैसे भी लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, एक और चीज़, 6-7 सब्सक्राइबर बचे हैं, फटाफट 200 पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। लेकिन आज कल की वीडियो से पहले 13 जून की जब मैं वीडियो लेके आऊँ तो उससे पहले 200 सब्सक्राइबर होने चाहिए मेरे चैनल पर। ठीक है, ये आज का आप लोगों का टारगेट है, आप अचीव कराएंगे मेरे लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड, येस बैंक बोर्ड अप्रूव रेजिंग फंड्स अप टू 10,000 करोड़ वाया डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो येस बैंक की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ भैया हम 10,000 करोड़ रुपए जो है वो रेज करेंगे मार्केट से। कैसे रेज करेंगे? वाया डेट सिक्योरिटीज, हम डेट सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करेंगे और उसके थ्रू हम कितना रेज करेंगे? 10,000 करोड़ वाया डेट सिक्योरिटीज। सो प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक्स बोर्ड, प्राइवेट सेक्टर लेंडर जो है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक है, उसकी बोर्ड हैज अप्रूव्ड रेजिंग अप टू 10,000 करोड़, उसने अप्रूव कर दिया है 10,000 करोड़ रुपए रेज करने का बाय द इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। 10,000 करोड़ रुपीज रेज करेगी मार्केट से बाय द इशूइंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, मार्केट में इशू करेगी वो। अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ येस बैंक वाज हेल्ड ऑन थर्सडे to consider approve and seek shareholders approval for borrowing raising funds। ओके, तो एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें जिसमें ये मुद्दा उठाया गया कि वी वांट टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। तो अप्रूव कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए हम मार्केट से उठाना चाहते हैं और उसके लिए हम जो है डेट सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए एक मीटिंग हुई थी शेयर होल्डर्स की, और फाइनली इस बात पे अप्रूवल मिल गया इनको कि यस वी कैन रेज दिस अमाउंट फ्रॉम द मार्केट। The board of directors of the bank in its meeting held on June 10, 2021 have considered and approved the seeking of shareholders approval for borrowing raising funds in India foreign currency up to an amount of 10,000 crore by issue of debt securities including but not limited to non-convertible debentures, bonds, medium terms notes, etc। ठीक है, तो बेसिकली वही बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग जो हुई थी, बैंक के डायरेक्टर्स की जो बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी, मतलब बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हाँ भैया हम 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाएंगे। ठीक है, वाया ऑफरिंग डेट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। बट हम जो है अब इसमें सिर्फ लिमिटेड जो है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, मीडियम टर्म्स नोट्स में, इन्हीं में हम लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम अपने हाथ पैर खोलेंगे और भी चीजों की ओर हम ध्यान देंगे, राइट। इन अ सेपरेट डेवलपमेंट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट गौतम थापर। इसी में बेसिकली समझिए एक और खबर है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है उसने गौतम थापर के ऊपर, जो कि अवंता ग्रुप ऑफ एन एलिज्ड फ्रॉड वर्थ रुपीज 486 करोड़ विथ यस बैंक। तो यस बैंक के साथ एक 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 बंदा है जिसका नाम है गौतम थापर। गौतम थापर इज अ कस्टमर ऑफ यस बैंक। ठीक है, अवंता ग्रुप के हैं ये। ठीक है, इन्होंने यस बैंक में 466 करोड़ रुपीज का फ्रॉड किया था, तो उसकी शिकायत की गई थी और सीबीआई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, उसने केस फाइल कर लिया है गौतम थापर के खिलाफ। अवंता ग्रुप के हैं ये गौतम थापर। 466 466 करोड़ का फ्रॉड का केस है ये, यस बैंक के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये है पूरी आज की ये वाली खबर। इसमें क्या हुआ है, यस बैंक जो है वो कितने पैसे उठाने वाली है मार्केट से? वो 10,000 करोड़ रुपए उठाने वाली है। ठीक है, क्या इश्यू करके उठाएगी? क्या इश्यू करके उठाएगी? तो ये उठाएगी भाई साहब, डेट सिक्योरिटीज इश्यू करेगी मार्केट में और उसके बाद उठाएगी वो। ठीक है, और यस बैंक के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है। ठीक है, और
और बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो, यस बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वो आप सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। राणा कपूर इसके फाउंडर हैं, राणा कपूर और अशोक कपूर इसके फाउंडर हैं, ठीक है। 2004 में ये फॉर्म हुई है, 17 साल हो गए फॉर्म हुए हुए उसके। सुनील मेहता इसके चेयरमैन है अभी फिलहाल, और प्रशांत कुमार इसके एमडी एंड सीईओ हैं, राइट। इससे ज्यादा आपको कोई खास पता होने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 52 करोड़ फ्रॉड एट यूनियन बैंक, सीबीआई प्रोब्स दिल्ली फर्म, ठीक है। 52 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हुआ है यूनियन बैंक में, और सीबीआई ने एक दिल्ली फर्म है उसको सवाल पूछना, उससे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। इससे पहले मैंने क्या बोला, 466 करोड़ का एक फ्रॉड था जो गौतम थापर ने किया था, जो कि अवंता ग्रुप के हैं, उसके खिलाफ भी सीबीआई ने चार्जशीट, बेसिकली नॉट चार्जशीट, केस फाइल कर ली है, ठीक है। 466 करोड़ का यस बैंक के साथ ये हुआ है। और एक और आया है केस नया, जो कि है 52 करोड़ फ्रॉड का, जो यूनियन बैंक के साथ किया है, और सीबीआई ने फाइनली इसमें भी प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। So Central Bureau of Investigation has registered a case against a Delhi-based firm and its director for bank fraud to a tune of 52 करोड़। ओके, एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है, उसके साथ उसके खिलाफ 52 करोड़ फ्रॉड का केस किया है किसने, यूनियन बैंक ने। और फाइनली फाइनली सीबीआई जो है उसने केस रजिस्टर्ड कर लिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो उसके बैंक के डायरेक्टर्स के खिलाफ 52 करोड़ का ऑफिशियल जैसे सेड द अक्यूज्ड फ्लेड द कंट्री इन 2019, और उन्होंने ये बोला है कि 2019 में जो अक्यूज्ड है वो देश छोड़ के भाग गया है। 5 crore electronics limited, 5 crore electronics limited and its directors, 5 crore electronics limited ये कंपनी है, और इसके डायरेक्टर हैं अमरजीत सिंह कालरा, सुरेंद्र सिंह कालरा, जगजीत कौर कालरा एंड सुरेंद्र कौर कालरा have been accused of cheating, forgery, criminal breach of trust and corruption, ठीक है। इन सारी चीजों का चार्जेस लगा के सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया इनके खिलाफ। द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Bank has alleged that the company, which exports electrical and electronics goods, approached them in 2015 to take over the credit facilities from Bank of Baroda। तो बेसिकली उन्होंने यूनियन बैंक ने क्या बोला कि वो हमारे पास 2015 में आए थे, वो ये जो कंपनी है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान को बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो ये हमारे पास 2015 में आए, इन्होंने बोला हमें पैसे चाहिए, हम अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, ठीक है। विच एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रिक अप्रोच देम in 2015 to take over the credit facilities from Bank of Baroda। वो लिखना चाहते थे बैंक ऑफ बड़ौदा से। आफ्टर टेकिंग ओवर द क्रेडिट, द बैंक सैंक्शन अराउंड 70 करोड़ एज फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कंपनी व्हिच वाज एक्सटेंडेड टू 111 करोड़। तो बैंक ने 70 करोड़ रुपए का उनको लोन दे दिया, और बाद में इसे बढ़ा के 111 करोड़ का कर दिया गया इन 2016, बट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज द अकाउंट वाज डिक्लेयर्ड अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए इन 2019। बट क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस मतलब रिटर्न नहीं आ रहा था और ईएमआईज भी नहीं भरी जा रही थी, तो इसको फिर बेसिकली 2019 में एनपीए घोषित कर दिया गया विद एन आउटस्टैंडिंग ऑफ 52 करोड़। 52 करोड़ की आउटस्टैंडिंग इसमें अभी भी पेंडिंग थी, तो इसको एनपीए घोषित कर दिया गया। अब फाइनली सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड कर लिया इनके खिलाफ, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इट विल टेक सम टाइम, बट ठीक है, सिचुएशन विल गेट बेटर, ठीक है। और ये करना बहुत जरूरी होता है आपको, मतलब केस करना बहुत जरूरी होता है, वरना लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता चला जाता है आप लोग बैंकों से। इस बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और इसके एमडी सीईओ कौन है ये बताइए आप मुझे, जल्दी 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 कमेंट कीजिए फटाफट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? सो ही इज राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले हुआ करते थे, अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। चलिए मूव टू द थर्ड स्लाइड। आरबीआई हाइक्स फी बैंक्स पेज फॉर यूज ऑफ अदर लेंडर्स एटीएम्स, ठीक है। देखिए, जैसे आपको पता होगा, आप एटीएम कार्ड यूज करते होंगे, खबर में देखिए मैं बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में तो बताऊंगा ही, पर पहले मैं आपको बेसिक बेसिक ऊपर एक खबर बता देता हूँ। जब आप दूसरे बैंकों से पैसे विड्रॉ करते हो, फर्ज करिए आपके पास एसबीआई कार्ड है या आपके पास पीएनबी का कार्ड है, अगर आप पीएनबी के एटीएम से विड्रॉ करते हो तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आप किसी और बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो, तो दे विल गिव यू अ लिमिट ऑफ 5 टाइम्स।
उसके बाद वो आपसे पर ट्रांजेक्शन का, जितनी बार आप विड्रॉ करोगे पर ट्रांजेक्शन का 15 रुपए कटते थे आपके अकाउंट से। तो आरबीआई ने यही बोला है कि इस फी को हमने बढ़ा के 15 रुपए से 17 रुपए कर दिया गया है। यही यही खबर है, इससे ज्यादा कोई खबर नहीं इसमें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज हाइक्ड द इंटरचेंज फी ऑफ एटीएम्स टू ₹17 फ्रॉम 15, इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2022। जनवरी 2022 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। द इंटरचेंज विच इज द चार्ज बैंक्स पे, इंटरचेंज जो है वो जो चार्ज है बैंक पे करती है ईच अदर व्हेन देयर कस्टमर्स यूज एटीएम्स ऑफ अनदर लेंडर वाज लास्ट रिवाइज्ड इन 2012। ठीक है, जो बेसिकली जब जब किसी बैंक का एक लेंडर दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ करता है एक बार में 5 बार से ज्यादा, तो उस बैंक को वो पैसे दूसरी बैंक को देने पड़ते हैं, राइट आप। और ये जो सिस्टम है 15 रुपए वाला, ये चेंज हुआ था पहले, और उसके बाद 2012 से अब इसमें कोई रिवाइजेशन नहीं हुई है, तो ये अमेंडमेंट जरूरी भी था एक तरीके से। While the ₹17 fee will apply to withdrawals for non-financial transactions, the interchange will go up to rupees up from ₹5 to ₹6। ओके, ये विड्रॉ पे है, 17 रुपए जो है ना ये एटीएम विड्रॉ पे है। और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें भी जो पैसे हैं वो 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो गए अब फॉर कस्टमर्स। द एटीएम विड्रॉल चार्जेस विल गो टू ₹21 फ्रॉम ₹20 इफ दे एग्जॉस्ट देयर फ्री ट्रांजेक्शन। ओके, ओ वो याद रखिए। बेसिकली अब खबर इसमें क्या है, समझिए समझिए समझिए। बेसिकली आपको दूसरे अकाउंट से, मतलब अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट से विड्रॉ करते हो तो उसमें आपको एक भी फ्री ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा। 17 रुपए हर बार कटेंगे। और अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा करते हो विड्रॉ, मतलब आपको अगर 4 विड्रॉल अलाउड है मंथ में, 5 विड्रॉल अलाउड है मंथ में, आप 20 विड्रॉल कर रहे हो तो उसके लिए आपको 21 रुपए तक पर ट्रांजेक्शन चार्ज किए जा सकते हैं। कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर 5 फ्री ट्रांजेक्शन इंक्लूसिव ऑफ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एवरी मंथ फ्रॉम देयर ओन एटीएम ओन बैंक्स। ठीक है, ओके, कस्टमर को जो है एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन करना अलाउड है इंक्लूजिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब कई बार बैंक में लोग देखने जाते हैं पैसे डले नहीं डले हमारे, कितना बैलेंस है, तो इन सबको भी एक ट्रांजेक्शन में काउंट किया जाएगा। और ऐसे करके सिर्फ 5 ही ट्रांजेक्शन आपको अलाउड होंगे। ठीक है, they are also eligible for 3 free transactions from other bank ATMs in the metros and 5 ATMs in metros and 5 in non metros। ठीक है, तो अब इनको जो है 3 फ्री ट्रांजैक्शन दूसरे बैंकों में अलाउड होगा मेट्रो सिटीज में, और 5 अलाउड होगा इनको लोकल गांव वाली जगहों पे। 5 विड्रॉल अलाउड होगा इनको, 5 ट्रांजैक्शन अलाउड होगा इनको लोगों को। ठीक है, this will help us not only serve the customers better but also deploy additional ATMs, ठीक है, which are particularly needed in semi-urban and rural areas to provide financial access and financial inclusion. It will also give much needed relief to ATM industry। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है, आप सबको पता होगा, जो लोग छोटे शहरों से या छोटे गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, उनके यहाँ एटीएम्स ढूंढने पड़ जाते हैं, राइट। और उनके यहाँ ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस बैंक का एटीएम उनके पास हो उसका एटीएम वहां पे हो, राइट। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, गांव वालों को उन्होंने 2 एक्स्ट्रा रिलीफ दिए हैं कि आप 5 ट्रांजेक्शन महीने में कर सकते हो। बट इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, आप कोई भी 5 ट्रांजेक्शन एक महीने में करते हो उसके बाद अगर आप पैसे निकालोगे तो पैसे आपके भी कटेंगे। वहीं मेट्रो सिटीज में जहां पे आसानी से एटीएम्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास जिस बैंक का कार्ड है उसके, तो वहां पे 3 ही दी गई हैं आपको, राइट। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। Federal Bank expands collaboration with Oracle and Infosys to implement a cloud-based customer relationship management system। तो बेसिकली फेडरल बैंक ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है Oracle के साथ और Infosys के साथ, ताकि वो एक क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम अपने यहाँ इंस्टॉल कर पाए। तो बस खबर यही है, इतनी सी ही है। फेडरल बैंक ने अनाउंस किया है कि वो एन एक्सपेंडेड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है फेडरल बैंक ने। किसके साथ किया है उन्होंने, ओरेकल और इन्फोसिस के साथ। एक ग्लोबल लीडर है इन नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग टू प्रोवाइड एन एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, ताकि वो एक अच्छा बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाए किसको, अपने कस्टमर्स को, थ्रू Oracle platform। The collaboration will focus on creating a comprehensive integrated customer relationship management। कोलैबोरेशन जो है वो फोकस किस पे करेगा, तो कोलैबोरेशन विल फोकस ऑन क्रिएटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड कस्टमर रिलेशनशिप, ताकि कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा मैनेज हो सके। ठीक है, अच्छे से आराम से सारी चीजें डील हो सके। बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो बैंक सोच रही होगी, वो बैंक वो सोच रही होगी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंप्रूव कर पाए, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बना पाए अपने बैंक में जब वो आए हमारे। तो सॉल्यूशन अक्रॉस मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड सोशल लिसनिंग टू स्ट्रेंथन फेडरल बैंक्स ऑपरेशन।
तो इन सारी चीजों को बेहतर बनाने के लिए, दैट इज मार्केटिंग को बेहतर करने के लिए, सेल्स को बेहतर करने के लिए, कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के लिए और सोशल लिसनिंग को बेहतर करने के लिए फेडरल बैंक ने ये करार किया है। एंड टू डिलीवर कनेक्टेड, डेटा ड्रिवन एंड इंटेलिजेंट कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल टच पॉइंट्स। जितने भी टच पॉइंट्स हैं किसके, फेडरल बैंक के, उन सब पे एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले जो उसको यूज कर रहा हो, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो, ताकि भरोसा जो है कस्टमर्स का वो फेडरल बैंक के ऊपर बने और लोग यूज टू हो फेडरल बैंक की चीजों का इस्तेमाल करने के। फेडरल बैंक विल लॉन्च a 360-degree view of the customer portfolio in a single application for its users to achieve a single source of truth। ठीक है, ये भी है, फेडरल बैंक जो है एक 360 डिग्री व्यू का एक कस्टमर पोर्टफोलियो लॉन्च करने जा रही है, ठीक है, इन अ सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू। किसके लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए, ताकि वो अचीव कर पाए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। बेसिकली उनको जो भी जानकारी चाहिए वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी, उनके सारे अकाउंट्स के बारे में, इवन जो जो उस बैंक की नई स्कीम्स आई हैं उसके बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप पे मिल जाया करेगी, और बाकी उनके उनके खुद के अकाउंट के लिए तो मिल ही जाएगी, राइट। ठीक है, इकरा ने इकरा ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो जीडीपी है वो 8.5% ग्रो करेगी। इकरा क्या है पता है आपको? इकरा एक रेटिंग एजेंसी है जो कि एक मूडी की रेटिंग एजेंसी है, मूडी की बेसिकली एक सिस्टर कंसर्न है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा रेटिंग्स प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू ग्रो एट 8.5% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। The impact of the second wave of COVID-19 and the ensuing state-wise restrictions was seen across a variety of high-frequency indicators in अप्रैल मई 2021। ठीक है, तो बेसिकली इकरा ने, जो कि एक मूडी की एजेंसी है, उसने बोला कि इंडिया 2021-22 में 8.5% के रेट से ग्रो करेगी। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो लॉकडाउन में चले गए थे, तो वहां पे बहुत खास बिजनेस हो नहीं पाया है। ठीक है, now that the fresh cases have moderated and restrictions are being eased, we have placed our baseline GDP growth forecast for 2022 at 8.5%। क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी सुधर रही हैं, केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, तो अब इन्होंने बोला कि हम अपने बेसिस को थोड़ा सा बदल के अब ग्रोथ फॉरकास्ट जो है 8.5% कर दिया है। इकरा सेड दैट इफ द वैक्सीन कवरेज इज एक्सेलरेटेड, इकरा ने बोला अगर वैक्सीन कवरेज को एक्सेलरेट किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाई गई है, और आसानी से वैक्सीन अगर सबको मिल जाए, तो ये 8.5% जो है ये बढ़ के 9.5% पे भी जा सकती है, क्योंकि फिर क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर में डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा इकरा का कहना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ एट 9.5%। रियल जीडीपी जो थी वो 9.5% की ही प्रेडिक्ट की थी 21-22 में इकरा ने, बट क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई तो लगभग जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई 7.3% से। कूल, चलो तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 12 जून की ये वीडियो थी, मैंने आपको दे दी है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यस बैंक वाली खबर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, ये अच्छी खबर थी। दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है 52 करोड़ फ्रॉड, ये भी देख लेना एक बार। कई बार ऐसा होता है कि वन लाइनर्स में पूछ लिया जाता है एक एक सवाल में, ठीक है। आरबीआई हाइक्स फी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये जो पे हाइक वाली खबर है ना, एटीएम चार्जेस वाली, इसमें से सवाल 100% बनेंगे। ये एक स्लाइड है जिसको मैं देख के बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये 100% वाली स्लाइड है। ये हो गया फेडरल बैंक एक्सपेंस कोलैबोरेशन, ये आप छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस खबर में दम नहीं है ज्यादा, ठीक है। हाँ इकरा, ये तो आपको जीडीपी पड़ेगा, सबको पता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वो बात याद रखिएगा, ठीक है। आज कल की वीडियो होने से पहले सब्सक्राइबर 200 करने हैं हमें, ठीक है। तो बाकी आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, 13 जून की वीडियो के साथ, और 13 जून की वीडियो से पहले 200 सब्सक्राइबर बेस हो जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।